आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पद परिचय के ऊपर। आखिर पद परिचय है क्या? तो आज का हमारा जो टॉपिक है, विषय है, वो है पद परिचय या फिर व्याकरण पद परिचय अथवा व्याकरणिक परिचय। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर में पद कहते किसे हैं। पद परिचय जानने से पहले हम जानेंगे पद किसे कहते हैं। तो पद हम उन शब्दों को कहते हैं जो वाक्य में प्रयोग हो चुके हैं। शब्द और पद में आखिर अंतर क्या है? तो शब्द जो हैं वो मूल रूप होते हैं, जैसे कि पढ़ना, खाना, राम इत्यादि जो शब्द हैं वो शब्द हैं, ये अपने मूल रूप में है। पर इनका बदला हुआ रूप या फिर इनके मूल रूप में ही अगर इसका इस्तेमाल वाक्य में कर लिया जाए तो वो सारे शब्द पद कहलाते हैं। जैसे राम पढ़कर खाना खाता है। तो यहाँ पे जो है पढ़ना का पढ़कर हो गया, खाना का खाना हुआ, खाना का खाता हुआ, राम जो है वाक्य में इस्तेमाल हो गया। तो वाक्य में इस्तेमाल होने के बाद शब्दों को हम पद के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पद परिचय किसे कहते हैं। तो अगर जो वाक्य में पद इस्तेमाल हुए हैं उनके व्याकरणिक परिचय को हम बता दें तो उसे हम पद परिचय के नाम से जानते हैं या फिर व्याकरण परिचय के नाम से जानते हैं। अब व्याकरणिक परिचय क्या है? तो व्याकरण के आधार पे उस शब्द के भेदों के बारे में अगर हम बताएं, उपभेदों के बारे में बताएं, वो शब्द विकारी है अविकारी है इसके बारे में बताएं, तो क्या हो जाएगा? वो पद परिचय कहलाएगा। तो हमने जब शब्द विचार पढ़ा था, शब्द विचार वाला जो वीडियो है उसको जाकर के दोबारा देख सकते हैं। वहाँ पे हमने शब्द के कई भेद बताए थे, अलग अलग आधार पे, रचना के आधार पे, उसके सृजन के आधार पे, जन्म के आधार पे। तो रचना के आधार पे उसके दो भेद हमने पढ़े थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के चार उपभेद पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उसी प्रकार अविकारी शब्द के चार भेद हमने पढ़े थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो जो शब्द यूज हुआ है, जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसे वाक्य में इस्तेमाल होने के बाद हम पद कहते हैं। और वो पद इन सभी भेदों में से कौन सा भेद है, फिर उसका उपभेद क्या है। हर भेद के अलग अलग उपभेद हैं। संज्ञा के कुछ भेद थे, सर्वनाम के 6 भेद माने गए थे, विशेषण के 3 भेद। तो जितने भी भेद हैं, जो उपभेद हैं, उनके बारे में लिखेंगे। फिर उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि जो विकारी शब्द हैं वो अपने रूप में बदलाव करते हैं, रूपांतर करते हैं। किसके आधार पे? लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, कारक के आधार पे। तो हम उसका भी जिक्र करेंगे कि जो पद हमने इस्तेमाल किया है वो कौन से लिंग का है, वो कौन से वचन का है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से लिखते हैं कि क्या क्या बातें बताना आवश्यक होती हैं पद परिचय के अंदर। तो पद क्या है और शब्द क्या है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने जान लिया है, अंतर को समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं कि आखिर में पद परिचय के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक हैं। पद परिचय के लिए आवश्यक बातें या बिंदु। तो पद परिचय में हम शब्दों के भेद के आधार पे विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहला जो हो जाएगा वो संज्ञा है। दूसरा हमारा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया विशेषण, पांचवा
संबंध सूचक छठा समुच्चय बोधक विस्मय आदि बोधक। माफ कीजिएगा, चौथा जो है हमारा क्रिया होगा, और उसके बाद के कुल हमारे शब्द के जो रचना के आधार पे 8 भेद हैं, हम उनके बारे में सबसे पहले लिखते हैं। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। पांचवा हो गया हमारा क्रिया विशेषण, छठा संबंध सूचक, सातवां समुच्चय बोधक और आठवां विस्मय आदि बोधक। तो परिचय देते हुए अब इसके बारे में और हम लोग क्या क्या लिखेंगे, तो इसके बारे में लिखेंगे हम इनके अगर संज्ञा शब्द है, जैसे राम जो है वो संज्ञा शब्द था, राम आम खाता है में राम संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा का कौन सा भेद है, रूप के आधार पर कौन सा लिंग है, उसका वचन क्या है और कारक कौन सा है, इतनी बातों का हम जिक्र करेंगे। उसी प्रकार अगर सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम शब्द के भेद, पुरुष, वचन, कारक इत्यादि के बारे में हम जिक्र करते हैं। उसी प्रकार विशेषण के लिए भेद, लिंग, वचन और उसका विशेष्य, यानी कि भेद, लिंग, वचन और जो विशेष्य है, विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। उसी प्रकार हम क्रिया में क्या जानेंगे, क्रिया में जानेंगे उसके भेद, लिंग, वचन, पुरुष, काल। भेद, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य। क्योंकि लिंग जो क्रिया जो है, क्रिया को जब हम विस्तार से समझ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि रूप के आधार पे 6 अलग अलग आधारों पे अपने अंदर बदलाव करता है, इसके रूप में बदलाव होता है। तो उन सब के बारे में हम लिखेंगे कि इसका पुरुष कौन सा है, इसका काल कौन सा है, इसका वाच्य कौन सा है, इसका धातु क्या है, कर्ता का उल्लेख करेंगे। तो इस प्रकार अगर क्रिया का कोई शब्द है तो उसके बारे में इतनी बातें हमें पद परिचय में लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद हमारा आता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में हम जानते हैं भेद और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके बारे में। उसके बाद आता है हमारा संबंध सूचक। तो संबंध सूचक में हम भेद और जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है उसका उल्लेख करेंगे। भेद और संबंध, जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है उसका हमें उल्लेख करना होगा। उसी प्रकार समुच्चय बोधक में हम क्या करेंगे, तो इसमें भी भेद बताएंगे और जिन शब्दों या वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, जिन शब्दों या वाक्यों को जोड़ा गया है उसका भी जिक्र हम करेंगे। उसी प्रकार विस्मय आदि बोधक के भी हम भेद का बात करेंगे, उसके कौन से भेद है और उसका भाव कौन सा है, वो खुश है, दुखी है। तो इस प्रकार अब इनके विस्तार के बारे में हमने बारी बारी से अलग अलग वीडियोस में पढ़े हुए हैं कि भेद कितने होते हैं, उसका लिंग के आधार पर कैसे बदलाव होता है। तो हमें यहाँ क्या करना है, केवल वाक्य से पद उठाने हैं और उनको इस आधार पे हमें परिचय देना है, उनका व्याकरणिक परिचय देना है, उनको एक्सप्लेन करना है। अगर इनको हम लोग संक्षिप्त दृष्टि से देखें तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द जो होते हैं वो केवल 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो पहले जो 4 हैं हमारे वो विकारी शब्द के भेद हैं, ऐसा हमने शब्द विचार वाले वीडियो में जाना था। उसी प्रकार जो नीचे के हैं ये अविकारी शब्द हैं। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इन दोनों का जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि विस्तार पूर्वक जो हमने समझा था,
वो हमने शब्द विचार वाले वीडियो में समझ लिया था। यहां पे हम क्या जानेंगे कि जिसमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के आधार पर भेद हो जाए, रूपांतर हो जाए, वैसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिसमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के आधार पर बदलाव ना हो, जो मूल शब्द हैं वही रहें, चाहे लिंग कोई भी हो, वचन कोई भी हो, तो वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं या फिर अव्यय शब्द कहते हैं। इसके कौन कौन से भेद हो गए? क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और फिर विस्मयादि बोधक। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरणों का विस्तृत रूप से पद परिचय करते हैं, ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए कि पद परिचय किया कैसे जाता है और कहते किसको है। तो इन सभी भेदों के बारे में और जो रूपांतर के तरीके हैं, इनके बारे में हम पुराने वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। आज हम सीधा उदाहरण लेते हैं, पद परिचय के उदाहरण। पहला जो है, उदिता यहां बच्चों को पढ़ाती थी। उदिता यहां बच्चों को पढ़ाती थी। इसमें कई सारे पद हैं। पद परिचय इसका जब करेंगे तो हम पहला पद लेते हैं, जो कि है उदिता। आखिर उदिता है क्या? क्योंकि एक नाम है तो इसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब संज्ञा में कौन सा संज्ञा है? तो उदिता जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम है। तो ये हो गया हमारा संज्ञा। कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद और क्या जानते हैं हम? उदिता जो है, शब्द से क्या पता लग रहा है? कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। वचन कौन सा है इसका? वचन एक वचन होगा, क्योंकि इकलौती है, उदिता अकेले पढ़ाती है। उसके बाद कारक। कारक कौन सा है? बच्चों को पढ़ाती है। कौन? उदिता पढ़ाती थी। तो उदिता ने क्या किया? उदिता ने पढ़ाया। तो यहां पे जो है कर्ता हो गई। उदिता जो है यहां पे कर्ता कारक है, क्योंकि वो पढ़ाती थी। हमने क्या पढ़ा था? कर्ता ने। जिसने काम किया उसे हम कर्ता कहते हैं। यहां पे काम कौन कर रहा है? उदिता। तो उदिता का पद परिचय कुल इतना हुआ। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। इसके बाद हम अपना दूसरा शब्द लेते हैं। दूसरा शब्द क्या है? बच्चों को। दूसरा जो हमारा पद है वो है बच्चों को। अब बच्चों को क्या है? बच्चे भी जो हैं वो संज्ञा है, क्योंकि ये एक जाति का बोध करा रहा है। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बच्चों से क्या है कि एक पूरे समुदाय का पता चल रहा है कि छोटे बच्चे आए होंगे वहां पढ़ने। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा के साथ साथ बच्चे क्या है? पुल्लिंग है। बच्चियों होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। उसी प्रकार ये बहुवचन है, क्योंकि एक बच्चा नहीं है, अनेक बच्चे हैं। और ये कर्म कारक है, क्योंकि बच्चों को, कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा काम किया? बच्चों को पढ़ाने का काम किया। काम क्या था? पढ़ाना। और कर्म क्या था? बच्चों को। तो ये हो गया हमारा कर्म कारक। अब हम अपने अगले पद की ओर बढ़ते हैं, जो कि है पढ़ाती थी। पढ़ाती थी क्या है? एक क्रिया है। ये एक काम होने का बोध करा रहा है, क्योंकि पढ़ाया गया है। तो ये क्रिया पर कौन सा क्रिया है? क्योंकि यहां पे कर्म स्थापित है, हमें कर्म कारक दिख रहा है, तो ये एक सकर्मक क्रिया है। तो हमारा ये हो गया सकर्मक क्रिया। तो क्रिया का भेद तो हमें मिल गया, सकर्मक क्रिया।
अब इसके अलावा हम और इसके पद परिचय के बारे में जानते हैं, इसका वचन और लिंग जानते हैं कि वचन कौन सा है। पढ़ाती थी, क्योंकि हमारा कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगा। उसके बाद लिंग कौन सा है, थी शब्द से हमें पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। इसके अलावा पुरुष कौन सा है, इसमें पुरुष अन्य पुरुष है, क्योंकि ये अपने बारे में नहीं बताया जा रहा है, अब जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है, किसी अन्य के बारे में बताया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाती थी, तीसरे व्यक्ति या समूह के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। इसके अलावा और हम क्या क्रिया के उसमें जानते हैं, हम जानते हैं कि ये वाच्य कौन सा है, तो यहां पर कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य। तो इस प्रकार जो है हम पद परिचय करते हैं किसी भी वाक्य का। अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। पहचानने की जो क्रिया है कि आखिर में जो उदाहरण हमने लिया है उसमें कौन सा पद में कौन सा भेद है या फिर कौन सा कारक है, तो इसको पहचानने के तरीके के बारे में हमने पहले चर्चा की हुई है। वहां पे जाकर के अगर हम दोबारा देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि किस तरीके से चीज़ों को पहचाना जाता है, किस तरीके से पद परिचय में उसके परिचय को देते हुए उसे पहचाना जाता है। अब हमारा अगला जो वाक्य है वो है, मधुकर यहाँ पिछले साल रहता था। मधुकर यहाँ पिछले साल रहता था। ये एक वाक्य हो गया। अब इस वाक्य में हमारा सबसे पहला शब्द कौन सा है, वो है मधुकर। पहला शब्द हम ले लेते हैं मधुकर। अब मधुकर से क्या ज्ञात हो रहा है, ये एक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। साथ ही साथ क्या है, ये एक वचन। और क्या है, मधुकर नाम पुल्लिंग है। कारक कौन सा है, यहां पे फिर से मधुकर जो है वो कर्ता है, क्योंकि वो रहता था, तो यहां पे कारक कौन सा हो गया, कर्ता कारक। अब हम अपने दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं। तो इस वाक्य में हमारा दूसरा पद कौन सा है, यहां। यहां शब्द क्या है, ये एक क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। रहना जो है वो क्रिया था, रहता था, रहना क्रिया हो गया। कहां रहता था, इस जवाब का मतलब है यहां रहता था, तो यह एक क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण में कौन सा क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण के हमने अलग अलग भेद पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थान सूचक, क्योंकि स्थान के बारे में बता रहा है, कहां रहता था। अब क्रिया विशेषण बताते वक्त भेद के अलावा और क्या बताते हैं, कौन से क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। तो यहां पर क्रिया क्या है, रहना। रहना क्रिया जो है ये उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो भी हमें लिखना होगा, रहना क्रिया का निर्देश। या फिर रहना क्रिया का जो उल्लेख है, रहने के क्रिया का विशेषता जो है, ये सब बता रहा है। उसके बाद हमारा अगला जो शब्द है वो है रहता था। हम मान लीजिए अगला शब्द ले लेते हैं, यहाँ रहता था। अब रहता था क्या हो गया, क्रिया हो गया, क्योंकि रहने का ये बोध करा रहा है। चूंकि ये हो गया हमारा अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, तो ये एक अकर्मक क्रिया हो गया। इसके बाद काल कौन सा है, भूतकाल, क्योंकि रहता था।
ये भूत की बात है तो भूतकाल हो गया। इसके अलावा एक वचन है, अपना जो कर्ता है वो पुल्लिंग था तो क्रिया भी पुल्लिंग है। पुल्लिंग के अलावा और क्या हमें पता लगता है इसके बारे में? इसका जो पुरुष है, पुरुष कौन सा होगा? पुरुष होगा इसमें भी अन्य पुरुष, क्योंकि मधुकर के बारे में बात की जा रही है, मैं करके बात नहीं की जा रही है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर भी अन्य पुरुष हो गया। और इसके अलावा और हम क्या लिखते हैं? इसका वाच्य, तो कर्तृवाच्य है यहां भी, और कर्ता कौन सा है इसका? मधुकर। तो इस प्रकार हमने इस वाक्य का जो है यहां पे पूरा का पूरा पद परिचय दे दिया। तो आज हमने पद परिचय देना सीखा है। पद परिचय में जो शब्द के भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें जो बदलाव हैं वो संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के और विशेषण के लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल सकते हैं। अविकारी शब्द में यह बदलाव नहीं होता है, जो मूल शब्द है वही यूज होगा हर जगह बिना रूप में बदलाव किए। तो इस प्रकार दो भेद, इसके फिर हमारे 8 भेद होते हैं शब्द के रचना के आधार पे, संज्ञा, सर्वनाम आदि, उनके उपभेद होते हैं, उनके रूपांतर होते हैं। तो पद परिचय में हम इसी के बारे में जिक्र करते हैं, इसी के बारे में दर्शाते हैं, इसी के बारे में लिखते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।